स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज की क्लास में मैं आपको एक बिल्कुल पोटेंशियोमीटर जो मैंने पढ़ाया था उसके एप्लीकेशंस, उसके यूजेस बताऊंगा। उसके क्या यूजेस हैं, पोटेंशियोमीटर का क्या रोल है, क्यों बनाया गया है, मैं ये बताऊंगा। पोटेंशियोमीटर के दो यूज हैं, दोनों यूज वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले जो पोटेंशियोमीटर का यूज है वो है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। मतलब इस सेल की मदद से हम दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। इस सेल की मदद से हम दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर मतलब रेशियो बता सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, तो पहले तो पोटेंशियोमीटर का यूज है, तो ये देखो सारा पोटेंशियोमीटर है जो हमने उस दिन पढ़ा था, ये वही सेम पोटेंशियोमीटर है, कोई चेंज नहीं है। ये तो आपका हो गया पोटेंशियोमीटर। उसके बाद हमने क्या बताया आपको, फिर क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर के एक एंड से, फ्रॉम वन एंड, ये तो रहा आपका पूरा पोटेंशियोमीटर। फिर पोटेंशियोमीटर के एक एंड से हम वो दोनों सेल जोड़ देंगे जिसका हमें ईएमएफ कंपेयर करना है। हमें किसका ईएमएफ कंपेयर करना है? दो सेल का, जिसमें से एक ईएमएफ E1 है, दूसरा E2 है। ये तो पोटेंशियोमीटर रहना ही रहना है। कोई भी अगला यूज बताऊंगा उसमें भी ये डायग्राम रहेगा। ये कैसे हटेगा? ये तो रहेगा ही रहेगा। करना क्या है, इसके नीचे वो दोनों सेल पैरेलल में लगा देंगे। पोटेंशियोमीटर कभी, पोटेंशियोमीटर के साथ कुछ भी जोड़ोगे नीचे तो पैरेलल में। क्यों? पोटेंशियोमीटर वोल्टेज मेजर करने का डिवाइस है। अब वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस कभी भी किसी भी सर्किट में जाकर लगता है तो पैरेलल में ही लगता है, और करंट मेजरिंग डिवाइस सीरीज में लगता है। तो इस पोटेंशियोमीटर के साथ वो दो सेल हम पैरेलल में लगा देंगे जिसका हमें ईएमएफ कंपेयर करना है, और एक सेल को टर्मिनल 1 पे छोड़ देंगे, एक सेल को टर्मिनल 2 पे छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे, और 1 और 2 टर्मिनल के बीच से एक तीसरा टर्मिनल निकालेंगे, टर्मिनल 3, जिसके साथ गैल्वेनोमीटर और जॉकी जुड़ा होगा। फिर से बताओ, ये पूरा पोटेंशियोमीटर, and from the one end of the potentiometer wire we will take the two cell having EMF E1 and having another EMF E2। वो दोनों वो EMF है जिसका हमें कंपैरिजन करना है, और ये टर्मिनल 1 पे खुला छोड़ देंगे, ये टर्मिनल 2 पे ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, और इनके बीच से एक तीसरा टर्मिनल निकालेंगे जिसके साथ गैल्वेनोमीटर और वो स्लाइडिंग की जॉकी जुड़ा होगा। ये तो वो कंस्ट्रक्शन है जो मैंने लिखा है, लिख दिया। देखो, here we join both cells with EMF E1 and E2 from one end of wire having terminal 1 and 2, from a third terminal 3 a galvanometer and jockey are taken parallel to the potentiometer, इसके parallel। Here the potentiometer is all a voltage measuring device, and voltage measuring device always taken in parallel with external circuit। ये नीचे वाला बाहरी सर्किट है, having both cells। तो जो मैंने बोला वो यहां से यहां तक लिखा है। अब आते हैं वर्किंग में। इसकी वर्किंग में क्या करो, सबसे पहले वर्किंग में ये करना, सबसे पहले एक स्विच लेकर आना। स्विच का काम होता है दो टर्मिनल को जोड़ने वाला, दैट इज कॉल्ड स्विच। और वो स्विच लेकर आना और उसको टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 के बीच जोड़ देना। A switch join between terminal 1 and terminal 3। तो जैसे आप एक स्विच जोड़ दोगे इनके बीच में, तो ये क्लोज सर्किट हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा, ये अभी भी बेकार पड़ा है, खुली चीज, ओपन वायर से कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले एक स्विच लेकर आओ और उस स्विच को टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 के बीच जोड़ दो, और उसके बाद जोड़ने के बाद आप बैलेंसिंग लेंथ ढूंढो। बैलेंसिंग लेंथ पता है ना क्या होता है? वो जगह ढूंढो जहां पे जॉकी रखने पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए। नल पॉइंट ढूंढो, बैलेंसिंग लेंथ निकालो। बैलेंसिंग लेंथ पहले भी पढ़ा चुका हूं, मीटर ब्रिज से पढ़ा रहा हूं। बैलेंसिंग लेंथ वो लेंथ होती है जहां पे जॉकी रखने पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए, उसको नल पॉइंट कहते हैं, और उतने दूर की लंबाई को बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं, लंबाई ऑफ वायर, थिंग लेंथ ऑफ वायर। तो मान लो आप स्विच लेकर आए, स्विच को 1 और 3 के बीच जोड़ा,
और बैलेंसिंग लेंथ ढूंढा तो पता चला बैलेंसिंग लेंथ आपको L1 मिला, कुछ सेंटीमीटर मिला, कुछ भी मिला, वो तो स्केल बता ही देगा कितना सेंटीमीटर पे मिला। अब बताओ उस बैलेंसिंग लेंथ का वोल्टेज क्या होगा। पोटेंशियोमीटर अपने फॉर्मूले से वोल्टेज देगा। क्या होता है पोटेंशियोमीटर, किस फॉर्मूले से वोल्टेज मेजर करता है, KL। तो वो जो भी बैलेंसिंग लेंथ होगा उसका वोल्टेज हो जाएगा KL1, वोल्टेज ऑफ बैलेंसिंग लेंथ। और वो जो आपको पता है कि पोटेंशियोमीटर जब भी लगता है किसी भी सर्किट के साथ पैरेलल में लगता है, तो ये बैलेंसिंग लेंथ जो भी पोटेंशियोमीटर का जो बैलेंसिंग लेंथ ढूंढा आपने, उसका जो भी वोल्टेज ये बताएगा अपने फॉर्मूले से, वो E1 के ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि E1 और पोटेंशियोमीटर है तो पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो जो भी बैलेंसिंग लेंथ का वोल्टेज ये बताएगा। कौन बताएगा? पोटेंशियोमीटर बताएगा। कौन से फॉर्मूले से? अपने फॉर्मूले से, KL वाले फॉर्मूले से। वो E1 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये नीचे वाला कोई भी चीज जो जुड़ा होता है इसके साथ पैरेलल में जुड़ा होता है। तो E1 बराबर KL1, इक्वेशन नंबर 1। अब बताओ स्विच किसके बीच जुड़ा था? 1 और 3 के बीच। अब एक काम करो, स्विच को 1 और 3 के बीच से हटा दो। जो 1 और 3 के बीच स्विच था वहां से निकाल दो, और निकालने के बाद स्विच को जोड़ दो अब 2 और 3 के बीच। 2 और 3 के बीच लिखा है मैंने साफ, नाउ स्विच इज रिमूव्ड, वहां से हटा दिया, एंड नाउ ज्वाइन बिटवीन टर्मिनल 2 एंड 3। अब इसके बीच जोड़ दो, तो ये बेकार हो गया, ये खुल गया, अब ये ओपन रह गया। अब E2 एक्टिव हो गया, ये वाला सेल। और उसके बाद फिर वही दोबारा काम करो, फिर ढूंढ जॉकी रख रख के नल पॉइंट ढूंढो। नल पॉइंट यानी बैलेंसिंग लेंथ फिर निकालो। मान लो अब बैलेंसिंग लेंथ आपको L2 पे मिला, प्रोसेस वही है। तो अब L2 का क्या वोल्टेज होगा? अब इतने बैलेंसिंग लेंथ का क्या वोल्टेज होगा? फॉर्मूला पता है, KL2 होगा। पोटेंशियोमीटर अपने फॉर्मूले से बता देगा। लो भाई, अपने बैलेंसिंग लेंथ का मैं वोल्टेज बता रहा हूं, लो। लेकिन वही KL2 E2 के बराबर होगा, वो तो फिक्स है, क्योंकि नीचे वाली हर चीज ये जो बाहर से जुड़ी होती है, पोटेंशियोमीटर तो यहीं तक है ना, ये तो नीचे अलग से जोड़ा है ना। ये जो भी जुड़ता है पोटेंशियोमीटर के साथ पैरेलल में जुड़ता है, तो ऊपर जो भी वोल्टेज मिलेगा वो नीचे वाले के बराबर होना तय है। तो E2 बराबर क्या हो गया? KL2। बस 2 इक्वेशन तैयार। हमें तो कंपैरिजन करना है, यानी रेशियो निकालना है। E1 बाई E2 डिवाइड करो, K और K कांस्टेंट गया, L2 बाई L1। बोलोगे सर जो बैलेंसिंग लेंथ का रेशियो होगा स्केल से जो आप बताओगे वही EMF का रेशियो होगा। एक बार हम फिर रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी हम जोड़ेंगे नीचे एक्सटर्नल चीज पोटेंशियोमीटर के साथ, वो पैरेलल में जोड़ेंगे, क्योंकि पोटेंशियोमीटर वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है, और वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस कभी भी बाहरी सर्किट के साथ जुड़ता है तो पैरेलल में जुड़ता है। और दूसरी बात, जो भी बैलेंसिंग लेंथ ढूंढोगे उसका जो भी वोल्टेज मिलेगा वो नीचे वाले सर्किट में जो भी है उसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ पैरेलल है, और पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम आता है। तो जब स्विच 1 और 3 के बीच जोड़ा तो ये E1 एक्टिव हो गया, E2 तो डेड रहा क्योंकि खुला है, और बैलेंसिंग लेंथ L1 पे मिला। इसका वोल्टेज ये बोलेगा, अपने किसी भी लेंथ का वोल्टेज ये बता देगा अपने फॉर्मूले से, पोटेंशियोमीटर KL1, और वो जो भी आएगा वो E1 के बराबर होगा। तो वोल्टेज वायर का है और ये इसके बराबर क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। फिर स्विच यहां से निकाल दिया, अब स्विच 2 और 3 के बीच जोड़ा, अब ये डेड हो गया, खुल गया, बेकार हो गया। और उसके बाद बेकार होने के बाद अब जो भी बैलेंसिंग लेंथ का मान लो, फिर दोबारा आपने ढूंढा बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ कहां पे आया? L2 पे आया। L2 का वोल्टेज फिर ये बताएगा अपने फॉर्मूले से, तो लेंथ का वोल्टेज बताता है KL2, और वो जो भी KL2 होगा वो E2 के बराबर है, क्योंकि पैरेलल है। हाँ, अलग बात है जब E1 एक्टिव था तो ये नॉन एक्टिव था, खुला था, और जब ये एक्टिव हुआ तो ये नॉन एक्टिव हुआ। बट होगा तो नीचे वाला ऊपर वाले के पैरेलल ही, तो जो ऊपर की लेंथ का वोल्टेज आएगा वही नीचे वाले के बराबर होगा। एक बार E1 बराबर KL1 बना, दूसरी बार में E2 KL2 आया, दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो आ जाएगा। हमें क्या बताना था बेटा? हमें रेशियो बताना था, तो रिवीजन भी करवा दिया मैंने। तो स्टूडेंट अब टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैं पोटेंशियोमीटर का अगला यूज पढ़ाऊंगा। पहला यूज तो अभी आपने देखा, पहला यूज क्या था? 2 सेल के EMF को कंपेयर करना। दूसरा यूज है किसी भी सेल का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, हर सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जैसे स्मॉल r, उसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर की मदद से। वो कैसे करेंगे देखो। तो उसके लिए ऊपर के डायग्राम में तो कोई चेंज नहीं किया मैंने,
मना किया था मैंने, ये तो पोटेंशियोमीटर है, ये तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि आप इसी का यूज कर रहे हो। हाँ, इसके साथ नीचे पैरेलल में सर्किट बदल जाएगा। ये जो सर्किट होता है ये यूज के अकॉर्डिंग बनाते हैं। इससे पहले वाले डायग्राम में भी ये ऊपर का हिस्सा तो वही था क्योंकि ये तो पोटेंशियोमीटर है, इसी का तो यूज पढ़ रहे हो आप। ये नहीं बदलेगा, नीचे का सर्किट बदलता जाएगा यूज के अकॉर्डिंग। तो नीचे वाले सर्किट में आप अलग से वहां यूज के अकॉर्डिंग, यहां हम क्या करेंगे, एक अलग से एक और सर्किट बनाएंगे जिसमें एक सेल होगा जिसका ईएमएफ ई डैश होगा। ई डैश क्यों? क्योंकि इसका जब ईएमएफ ई माना है पोटेंशियोमीटर के सर्किट में, सेल का ईएमएफ जब हमने ई माना है तो नीचे जो बनाएंगे वहां कुछ और मानेंगे, डैश मान लो। बहुत सारे बुक में E1 E2 मानते हैं, मैं ई और ई डैश मान रहा हूं। ये वही सेल है जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, स्मॉल आर, ये वही वाला है, यही हमें फाइंड करना है। उसके अलावा एक अलग से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगाते हैं, सर्किट में जरूरत होती है ताकि करंट का फ्लो स्टॉप किया जा सके, सर्किट डैमेज ना हो सके। और एक और की अलग से भी लगाते हैं, के डैश। के में और ई में डैश क्यों लगाया? क्योंकि वहां भी की था वहां भी ई था, वरना कंफ्यूजन हो जाता। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वी कैन फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ अ सेल जिसका ईएमएफ ई डैश है। यहां जो ई है, जो ऊपर जो लगा है, इसको कहेंगे ईएमएफ ऑफ मेन सेल। ये मेन सेल है, सर्किट का अपना सेल है। और जो ई डैश है जो हमने नीचे लगाया है, इसके साथ पैरेलल में जोड़ा है सर्किट में, उसको कहेंगे ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल। इसको कहते हैं मेन सेल, और नीचे जो लगा है इसको कहते हैं प्राइमरी सेल, याद रखना। और ये पूरा सर्किट जो बनाओगे इसमें क्या क्या चीज होगा? प्राइमरी सेल होगा, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा और एक की होगा अलग से, और फिर गैल्वेनोमीटर जॉकी तो होगा ही होगा, और ये ऊपर तो पोटेंशियोमीटर है ही है। नीचे वाला हर कुछ इसके साथ किसमें लगता है? पैरेलल में। हर वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस कभी भी एक्सटर्नल सर्किट के साथ जुड़ता है तो पैरेलल में। अब स्टार्ट करते हैं। हियर वी हैव एन एक्सटर्नल सर्किट इन पैरेलल विद द पोटेंशियोमीटर सर्किट, एंड एक्सटर्नल सर्किट हैज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर with another key K dash and a primary cell E dash having internal resistance small r which value has to be obtained। तो जो मैं बोल रहा था वो सब लिखवा दिया। अब आगे वर्किंग हम स्टार्ट करते हैं। आखिर ये निकलेगा कैसे? निकालने के लिए सबसे पहले वर्किंग सुनो। When key K becomes closed, इस की को क्लोज करेंगे, इसको तो करना ही पड़ेगा। इसको क्लोज नहीं करोगे तो कहां से एक्टिव होगा, करंट वरेंट कहां से बनेगा? पहले की को क्लोज करो ताकि ऑपरेट हो सके पोटेंशियोमीटर। तो व्हेन की के बिकम्स क्लोज्ड, इसको क्लोज कर दिया, लेकिन इसको क्लोज मत करना। स्टार्टिंग में इसको तो क्लोज करेंगे ऑपरेट करने के लिए, बट इसको खुला रखना अभी भी। तो क्या किया गया स्टार्टिंग में? व्हेन की के बिकम्स क्लोज्ड बट की के डैश रिमेन्स ओपन। इसको तो क्लोज कर दिया बट इसको ओपन रखना है। उसके बाद एंड देन विद द गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन्ड। उसके बाद क्या करना है? वही जॉकी रख रख कर नल पॉइंट ढूंढना है और अपनी लंबाई मेजर कर लेनी है, यानी बैलेंसिंग लेंथ निकाल देना है। जिससे पहले निकाला, मान लिया बैलेंसिंग लेंथ कितना पे आया? L1 पे आया। ये बैलेंसिंग लेंथ का वोल्टेज पोटेंशियोमीटर क्या बता देगा? KL1। और वो जो भी वोल्टेज होता है, मैंने अभी क्या पढ़ाया था, नीचे वाले सिस्टम के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये वाला सर्किट इसके साथ पैरेलल होता है, तो जो वोल्टेज ये होगा वही नीचे होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो बैलेंसिंग लेंथ आपने ऑब्टेन किया, कहां पे आया बैलेंसिंग लेंथ? L1 पे आया। इसका वोल्टेज L1 लेंथ का वोल्टेज ये क्या बताएगा? अपने फॉर्मूले से KL1 बता देगा। ये जो KL1 वोल्टेज होगा वो नीचे वाले सिस्टम के बराबर होगा, यानी नीचे वाले सर्किट में जो भी सेल वेल लगा है उसके वोल्टेज के बराबर होगा। मींस E डैश इज इक्वल टू KL1। नीचे वाले का जो भी EMF है, क्या E डैश है, वो KL1 के बराबर हो गया। क्यों होता है हमेशा? ऊपर वाले बैलेंसिंग लेंथ का नीचे वाले के वोल्टेज के बराबर क्यों हो जा रहा है बार बार? क्योंकि पोटेंशियोमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ अगले स्टेप में। अब जो नीचे वाला की जो पहले क्लोज था, सॉरी ओपन था, अब इसको भी क्लोज कर दो। अरे ये तो क्लोज होगा ही होगा, तो रखना ही है। लेकिन पहले केस में ये क्या था? ओपन था। अब इसको भी क्लोज करो, बस इतना काम करो। नाउ की के डैश नीचे वाला ऑल्सो बिकम्स क्लोज। लो, उसको भी क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया। इसको क्लोज करने के बाद फिर आप काम करो, फिर दोबारा नल पॉइंट ढूंढो, फिर दोबारा बैलेंसिंग लेंथ ढूंढो। तो पता चला अब वो L2 पे मिला, बदल जाएगा। जरा सा भी सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करोगे बैलेंसिंग लेंथ बदल जाएगा।
तो अब नया बैलेंसिंग लेंथ कहां मिला? L2 पे मिला। इसका वोल्टेज फिर वो बताएगा पोटेंशियोमीटर KL2। तो जो भी वोल्टेज आएगा वो नीचे वाले के बराबर होगा। तो जो भी वोल्टेज आया KL2 अब इस सेल के TPD के बराबर होगा। बोलोगे सर आपको पता है एक सेल के दो वोल्टेज होते हैं, EMF और TPD दोनों होता है। जब तक किसी सेल से करंट ना निकले तो वो EMF कहलाता है, और एक बार किसी सेल से करंट निकल जाए तो वही वोल्टेज TPD कहलाता है। तो एक बात का जवाब दो, जब आप इस की को ओपन रख रहे थे तो इससे तो कोई करंट नहीं निकला होगा। कभी ओपन रहेगा तो ये तो डेड सर्किट है, जो भी वोल्टेज होगा वो EMF कहलाया। तो जब ओपन था तो जो भी वोल्टेज मिला KL1 वो EMF कहलाया। लेकिन जब इसको भी क्लोज कर दोगे, इसको क्लोज करने का मतलब क्या हुआ? इससे भी करंट बाहर आने लगेगा, क्लोज सर्किट हो गया। और जब किसी भी सेल से करंट बाहर आ जाए तो अब वो वोल्टेज EMF तो कहलाता नहीं है, वो TPD कहलाता है। तो अब जो बैलेंसिंग लेंथ का वोल्टेज होगा KL2 वो होगा तो नीचे वाले के बराबर है, तो इसी सेल के वोल्टेज के बराबर, लेकिन अब EMF नहीं, अब वो क्या कहलाएगा? उसका TPD देगा, V बराबर KL2। तो एक बात का जवाब दो, E डैश BC का वोल्टेज, TPD यानी V ये BC का वोल्टेज। लेकिन जब ये ओपन था तो ये EMF दे रहा था, जब ये क्लोज करके देखा तो ये जो देगा वो उसका TPD देगा। तो पहली बार में बैलेंस जब ये ओपन था, फिर से सुनो, जब ये ओपन था तो बैलेंसिंग लेंथ कितना पे मिला था? L1 पे। उसका वोल्टेज KL1 नीचे वाले के बराबर होना है, पैरेलल है, तो KL1 बराबर E डैश EMF, क्योंकि अभी ये ओपन है। इसको क्लोज किया, क्लोज करके फिर बैलेंसिंग लेंथ ढूंढा, अब वो L2 पे मिला। L2 का मतलब इसका वोल्टेज फिर देखो आप KL2, फिर नीचे वाले के बराबर होगा तो इसी के वोल्टेज के बराबर, बट EMF नहीं, अब इसका TPD देगा, क्योंकि इसको क्लोज करने का मतलब इससे भी करंट आ गया। तो E डैश और V ये दोनों इसी सेल के वोल्टेज हैं, एक बार EMF है, एक बार TPD है। एक बार ओपन था, अगले केस में क्लोज होकर देखा गया है। अब मुझे एक बात बताना, दो इक्वेशन तैयार। अब मुझे एक बात बताओ, आज से 2-4 लेक्चर पहले जब मैं पढ़ा रहा था TPD और EMF, तो मैंने आपको पढ़ाया था, देखो किसी भी सेल के TPD और EMF में क्या रिलेशन होता है। किसी भी सेल का TPD बराबर उसका EMF माइनस I इंटू R, V इज टू E माइनस आई आर। तो हम किस सेल का देख रहे हैं? कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर V इज टू E माइनस आई आर, बट आप V इज टू E डैश माइनस आई आर क्यों लिख रहे हो? अरे भाई हम इसका देख रहे हैं ना, इसका EMF तो E डैश माना है ना, और TPD V माना है, TPD में डैश नहीं लगा रहे हैं। डैश तो मजबूरी में लगाना पड़ा क्योंकि ऐसा ना हो सिमिलर सिंबल हो जाए। तो इसका TPD V, इसका EMF E डैश, फॉर्मूले का मीनिंग रखा याद किया जाता है, TPD इज टू EMF माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो TPD V है, EMF जो भी माना है वो भी मानो E डैश, जो भी माना आपने माइनस IR। और एक और रिलेशन मैंने बताया था TPD EMF में इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस के फॉर्म में, याद करो V इज टू TPD इज टू EMF इनटू R प्लस R। अगर करंट को रिप्लेस करते रेजिस्टेंस में तो दोनों फॉर्मूला है, ये भी TPD और EMF में होता है किसी भी सेल के, और ये भी TPD और EMF में होता है। इस सेल से तो कोई मतलब ही नहीं है, सब तो इसी सेल की कहानी है। बस हम यहां पे ये वाला रिलेशन लेके चलेंगे। ये आपको 2-4 लेक्चर पहले ये मिलेगा नोट्स में, पढ़ा होगा तो। चलो, तो V इज टू क्या रख दो? E डैश R बाय R प्लस R। अब R प्लस R, अब कैपिटल R इधर शिफ्ट कर दो, उधर जाके E डैश बाय V हो गया। अलग अलग कर दो, 1 प्लस R बाय R इज इक्वल टू E डैश बाय V हो गया। R बाय R इधर छोड़ दो, E डैश बाय V माइनस 1 हो गया। E डैश क्या निकला है? KL1, पोटेंशियोमीटर ने बताया था पैरेलल में। V क्या निकला है? KL2। तो R बाय R इज इक्वल टू E डैश के जगह पे KL1, V के जगह पे KL2 रख दो, K कट गया। R बाय R इज इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1। हमें तो स्मॉल r निकालना था, आ गया L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यानी कि दोनों केस में जो भी स्केल से हमें बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा वो पता होना चाहिए, और जो अलग से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है सर्किट में नीचे वो पता होना चाहिए। तो जो प्राइमरी सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो आज के दोनों यूज में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये पोटेंशियोमीटर होता है और नीचे हम सर्किट जो भी बनाते हैं यूज के अकॉर्डिंग। जैसे वहां इससे पहले 2 सेल का EMF कंपेयर करना था तो नीचे 2 सेल लगाया था, यहां जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसको नीचे लगाएंगे। लेकिन वो जब भी लगेगा ये नीचे वाला सर्किट इसके साथ पैरेलल में लगेगा।
यानी पैरेलल में का मतलब क्या हो गया, जो भी बैलेंसिंग लेंथ हम ढूंढेंगे चौकी रख रख कर, वो उसका जो भी वोल्टेज ये बताएगा, कौन बताएगा, ये बताएगा, वो जो भी होगा वो नीचे वाले के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। इस यूज में स्टार्टिंग में ये क्लोज है तो करना ही, बट इसको ओपन, ये क्लोज ये ओपन, बैलेंसिंग लेंथ L1, वोल्टेज मिला KL1, वो नीचे वाले के बराबर EMF मिल गया। अगले स्टेप में ये भी क्लोज, बैलेंसिंग लेंथ अब L2 पे मिल गया, वोल्टेज KL2 हो गया, फिर नीचे वाले के बराबर, बट अब नीचे वाले का TPD होगा, क्योंकि जब आप इसको क्लोज कर दोगे तो इससे भी करंट आएगा, तो ये TPD देगा। है तो ये KL1 भी इसी का वोल्टेज है और KL2 भी इसी का वोल्टेज है, पैरेलल से आ रहा है, लेकिन पहली बार में EMF से इक्वेट हुआ क्योंकि ये ओपन था, दूसरी बार में वो इसके TPD से इक्वेट हुआ क्योंकि दूसरे केस में ये भी क्लोज हो गया था। फिर TPD EMF का रिलेशन पता है, करंट के फॉर्म में और प्योर रेजिस्टेंस के फॉर्म में मैं ये वाला फॉर्म लेके चल रहा हूं, E डैश और V की वैल्यू रखो, आ जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आ गया, दोनों कंडीशन में ऑब्टेन्ड बैलेंसिंग लेंथ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, तो नीचे वाला इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का निकल जाएगा। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, पोटेंशियोमीटर का पूरा यूज करवाया, दोनों यूज। अब इसमें बिल्कुल लास्ट है, इसके कुछ क्वेश्चंस बचे हैं और थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट, करंट खत्म हो जाएगा, बट आपको डिटेल में करवाया। वीडियो को बार बार देखना, अच्छे से समझना, नोट करना, और जब इसकी जूम क्लास होगी तो जरूर अटेंड करना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है। इसको कहते हैं मेन सेल, इसको कहते हैं प्राइमरी सेल, याद रखना। तो अब अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।